ठीक है, पिछले क्लास से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने देख लिया कि सीवियरिटी ऑफ शॉक किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा और कितने कितने करंट के रेंजेस में अगर बॉडी पार्ट से होकर गुजरता है किसी पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगने समय तो उसके बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट होगा, इनको हमने देख लिया। अब जाहिर है कभी कोई मेजर एक्सीडेंट होता है, आप इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज में हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां इलेक्ट्रिकल वर्क कराया जा रहा है, तो वहां जाहिर है हमें सेफ्टी मेजर्स लेके चलना पड़ेगा और हमें प्रोटेक्शन लेके चलना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर एक्सीडेंट होता है, प्रोटेक्शन और प्रिकॉशंस तो हम लोग लेके चलेंगे, उसके बावजूद भी अगर एक्सीडेंट होता है तो जाहिर है जिस पर्सन के साथ एक्सीडेंट हुआ, जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट जिसके साथ हुआ, उसको बचाने की कोशिश भी हमें करनी होगी, भरसक हमें प्रयास करना होगा। तो अब उन चीजों की बारी आती है, ठीक है, कि किसी पर्सन को अगर शॉक लगा तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर रेस्क्यूइंग द पर्सन हु हैव रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर किसी पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है तो क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या है, जनरल स्टेटमेंट हम लोग पहले देख लें। इन मोस्ट केसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक एंड कोलैप्स इट इज द लंग्स एंड डायफ्राम, द थिन शीट ऑफ मसल्स व्हिच लाइज बिटवीन द lungs that stop working and there is a very good chance of revival by applying quickly artificial respiration। अब देखो होता क्या है कि किसी पर्सन को अगर इलेक्ट्रिकल शॉक लगा और वो कोलैप्स कर गया, यानी वो गिर गया, कोलैप्स कर गया, ठीक है, बेहोश जैसा होने लगा, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर केस में क्या होता है, लंग्स इफेक्ट हुआ। हमने देखा अभी कि लंग्स और इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। उसके अलावा होता क्या है, कई बार होता क्या है कि आपके जो लंग्स बने हुए हैं ना, जो पेयर ऑफ लंग्स है, तो यहाँ से जो फूड पाइप है ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के साथ जो एयर वेंट है, एयर वेंट यहाँ से इन दोनों साइड जाता है, यानी एयर वेंट की ब्रांचिंग होती है। इस ब्रांचिंग के बीच में एक डायफ्राम रहता है, झिल्ली, एक मस्कुलर थिन मसल्स का डायफ्राम रहता है। कई बार वो डायफ्राम ब्लॉक कर देता है इन दोनों को, करंट लगने की वजह से जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, उसकी वजह से डायफ्राम ब्लॉक हो गया बीच का। अब एयर इनहेल होगा भी तो अंदर जा नहीं पाएगा, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में रिवाइव किया जा सकता है। रिवाइव का देखो टेक्निकल मतलब होता है पुनर्जीवित कर पाना। कभी कभी क्या होता है, शॉक लगने की वजह से पर्सन कोलैप्स हो गए, बेहोश हो गए, इवन वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, उनका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ऐसा हुआ, चेस्ट का, लंग्स का मसल कॉन्ट्रैक्शन ऐसा हुआ कि मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, लंग्स ने काम करना बंद कर दिया, उनकी ब्रीदिंग रुक गई, उनका सांस रुक गया, उनके हार्ट ने पंपिंग बंद कर दी, फिर भी उन्हें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके उन्हें जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए ये टर्म आया रिवाइवल। रिवाइवल का डिक्शनरी मीनिंग अगर देखो तो होता है पुनर्जीवित करना। तो ये टर्म बड़ा अजीब सा बाउंड्री है, इसमें हम लोग कह नहीं सकते कि वो पर्सन पूरी तरह मर चुका है, लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि वो पर्सन जिंदा है, क्योंकि वो सांस लेना बंद कर चुका है, उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये कंडीशन मेडिकल टर्म में बड़ा अजूबा चीज है। हम लोग ये भी नहीं कह सकते वो पर्सन मर चुका है, हम लोग ये भी नहीं कह सकते वो पर्सन जिंदा है। इसलिए टर्म आया रिवाइवल, उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके। हो सकता है उसका रेस्पिरेशन फिर से स्टार्ट हो जाए, हो सकता है उसका हार्ट फिर से पंप करना शुरू कर दे, अगर समय पे हमने फर्स्ट एड प्रोवाइड किया, अगर समय पे हमने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दिया एक्सपर्ट्स के द्वारा। गॉट दैट? तो ज्यादातर केसेस में जो शॉक होता है वो लंग्स काम करना बंद कर देता है, लंग्स दैट स्टॉप वर्किंग, ठीक है, और दूसरा थिन शीट्स ऑफ मसल्स जो डायफ्राम है लंग्स के बीच में, वो कभी कभी ब्लॉक कर देता है। लेकिन ऐसे पर्सन को पुनर्जीवित किया जा सकता है, ऐसे पर्सन की सांसें लौट सकती हैं फिर से, अगर समय पर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड किया गया। गॉट दैट? ठीक है। अब देखो उसमें क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में क्या क्या चीजें होती हैं उन्हें हमें देखना है, ठीक है। अब है क्या, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से पुनर्जीवित तो किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने के दौरान वायलेंट ऑपरेशंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया में या टीवीज में या मूवीज में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं हम लोग, तो चेस्ट पे प्रेस करते हैं, प्रेस इन और प्रेस आउट। उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा पैटर्न है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इस मूवी में दिखाया गया था ना, शिवाजी का लॉज उसमें दिया गया था, उसमें शॉक लगा था, तो शायद वही है आर्टिफिशियल। हाँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का बहुत सारा मेथड है, बहुत सारा तरीका है, हम लोग आगे चल के देखेंगे। स्कैफर मेथड होता है, सिल्वेस्टर मेथड होता है, निल्सन मेथड होता है, बहुत सारा तरीका है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कहीं पे हम लोग पुश करके ही करते हैं, कहीं कहीं अलग से इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है,
दो आपने देखा होगा, दो इस तरह के आते हैं जिसमें वायर्स लगा रहता है और डॉक्टर चेस्ट पे प्रेस करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल शॉक देके रिदम बनाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ कभी कभी क्या होता है कि हार्ट ने पंपिंग बंद कर दिया और चेस्ट मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होना बंद कर दिया, यानी इफेक्टेड पर्सन ने सांस लेना बंद कर दिया, हार्ट बीट भी बंद हो गया। कभी कभी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी हम लोग देते हैं तो भी रिकवर नहीं होता है, तो अलग से इलेक्ट्रिकल शॉक भी कभी कभी दिया जाता है स्मॉल पोटेंशियल का, उससे वो पर्सन रिवाइव कर जाता है। इलेक्ट्रिकल शॉक इसलिए दिया जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ब्रेन कमांड देता है बॉडी ऑर्गन्स को, स्मॉल पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं जिनकी वजह से रिदम मेंटेन होता है। जिन पर्सन को हार्ट का एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम है, उनके लिए पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर में भी बैटरी लगी रहती है जो स्मॉल पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके हार्ट के रिदम को बरकरार रखती है। तो उसी तरह अगर उसने सांस लेना बंद किया है तो ऊपर से भी कभी कभी शॉक देते हैं। तो बहुत सारा तरीका है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का और रिससिटेशन का, आगे चलकर हम लोग देखेंगे रिससिटेशन क्या होता है, इन सारी चीजों को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है वायलेंट ऑपरेशन ना हो, यानी किसी को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हैं, उसके चेस्ट पर पुश एंड पुल कर रहे हैं, हम इतना पुश न कर दें कि उसका पता चला कि उसकी पसली टूट गई। तो ये हमेशा ध्यान में देना है कि हम दबाएं और छोड़ रहे हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के समय उसके हार्ट पे पुश कर रहे हैं, उसके हार्ट पे उसके लंग्स पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, हम इतना प्रेशर न दे दें कि पता चले कि उसकी हड्डियां टूट गई। इसलिए वायलेंट ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। तो while rendering artificial respiration, violent operations should be avoided. Injury to the internal organs may result from excessive and sudden pressures. अचानक से अगर हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी हो सकता है, हार्ट में इंजरी हो सकता है, आपके वो रिब्स जो है, पसली जो है, रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है। इसलिए वायलेंट ऑपरेशंस नहीं होना चाहिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करने के दौरान, ठीक है। दूसरा आगे अगले पॉइंट में आते हैं, इन केस ऑफ सीवियर शॉक respiration is seldom established under an hour, while 3 to 4 hours or more might be found necessary to restore normal breathing. अब देखो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी केस में सीवियर शॉक लगा, हार्ट काम कर रहा है, सिर्फ सांसें बंद हो गई हैं, ठीक है, यानी लंग्स काम नहीं कर रहा है। उस केस में क्या होता है, तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन से भी तुरंत सांसें नहीं चलने लगती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 1-2 मिनट ट्राई किए और उस पर्सन को फिर छोड़ देंगे कि मर गया, नहीं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 1 घंटे तक लग सकते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके उसकी सांसों को पूरे वापस लाने में, उसके चेस्ट को, उसके लंग्स को फिर से काम करने में। कभी कभी 1 घंटे, कभी कभी 3 से 4 घंटे या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग को रिस्टोर करने में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ सीवियर शॉक, रेस्पिरेशन इज सेल्डम एस्टैब्लिश्ड अंडर एन आवर, व्हाइल 3 to 4 hours or more might be found necessary to restore normal breathing. तो कभी-कभी जब शॉक सीवियर है तो शायद ही रेस्पिरेशन फिर से एस्टैब्लिश हो सकता है, नॉर्मल ब्रीदिंग फिर से एस्टैब्लिश हो सकती है 1 घंटे के अंदर। कभी-कभी 1 घंटा भी लग जाता है, कभी-कभी 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, या उससे ज्यादा भी लग सकता है रिस्टोर करने के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग को, यानी वो व्यक्ति नॉर्मली सांस लेने लगे, इसमें समय लगता है। तो ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट तक आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देके छोड़ दिए कि ये मर गया, नहीं, उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है, ठीक है। It is therefore essential that in all cases of electrical shock, while the condition of the patient is doubtful or the patient is unconscious or not breathing, artificial respiration should be continued until a death is diagnosed by a physician or until a rigorous mortis is set in. अब देखो important है, इसीलिए बताया जा रहा है कि ऐसे सारे केसेस में ये जरूरी है, ये एसेंशियल है। ऐसे सारे केसेस में जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ऐसा कंडीशन डेवलप हो गया पेशेंट के साथ, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुआ वो पेशेंट है, उसके साथ कि उसका कंडीशन अब डाउटफुल है, ठीक है। हम कह नहीं सकते हैं कि वो जिंदा होगा या नहीं, अभी वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, सांस नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू करना है उसको, यानी इलेक्ट्रिकल शॉक लगने के बाद किसी पर्सन का जिसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, अगर उसका कंडीशन डाउटफुल है, ठीक है, वो सांस नहीं ले रहा है, अनकॉन्शियस है, बेहोश हो चुका है, तो उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू करना है। तब तक कंटिन्यू करना है जब तक डॉक्टर आके बता ना दे कि वो मर गया है या वो सांसें फिर से लेना शुरू ना कर दे, ठीक है। यानी खुद से उसको मरा हुआ मान के आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बंद नहीं कर देना है जब तक डॉक्टर ना कह दे कि वो मरा हुआ है, ठीक है। या फिर रिगोर मॉर्टिस ना हो जाए। रिगोर मॉर्टिस भी एक मेडिकल टर्म है। होता क्या है कि अगर किसी का डेथ हो जाता है तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो अकड़ जाता है, उसका शरीर अकड़ जाता है, यानी मसल्स अकड़ जाते हैं, उसको, उस टेक्निकल टर्म को हम लोग रिगोर मॉर्टिस कहते हैं। तो जब तक उसका शरीर अकड़ ना जाए
रिगोर मॉर्टिस हो ना जाए या डॉक्टर ना बता दे कि उसका डेथ हो चुका है, हमें ये मान के चलना चाहिए कि हम लोग उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। नॉट दैट, ठीक है। उसके बाद है और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग उन चीजों पे है, तो रिमूवल फ्रॉम कांटेक्ट है। अब देखो जिसको शॉक लग रहा है, अगर वो कॉन्शियस है, शॉक लगा है, हमने देख लिया है या आसपास के काम करने वाले लोगों ने देख लिया है, तो उसको वहां से उस कांटेक्ट से सबसे पहले रिमूव करने की कोशिश करेंगे कि फर्दर और शॉक ना लगे, ठीक है। उसी के बारे में, इफ अ पर्सन इज स्टिल इन कांटेक्ट विद द apparatus दैट हैज गिवन हिम शॉक, switch off the electrical circuit at once. If it is not possible to switch off the circuit quickly, no time should be lost in removing the body from contact with the live conductor, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी पर्सन को शॉक लगा है और आसपास के लोगों को पता चल गया कि उसे शॉक लगा है, ठीक है, तो सबसे पहले उसे उस कांटेक्ट से अलग करने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले जाके स्विच ऑफ अगर करना पॉसिबल हो तो सबसे पहले जाके स्विच ऑफ कर देना चाहिए, सो दैट कि अब फर्दर और इलेक्ट्रिकल शॉक उसको न लगे। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है, स्विच ऑफ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो पर्सन देख रहा है कि एक दूसरे पर्सन को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है, उस पर्सन को हो सकता है जानकारी नहीं हो कि इसका स्विच कहाँ है जहां से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। तो टाइम तो बहुत कम है, बहुत कम टाइम में इंस्टेंट डिसीजन लेना है और इंस्टेंट एक्शन करना है। तो उस वक्त क्या होता है, अगर दूसरा पर्सन जो पहले पर्सन को एक्सीडेंट होते देख रहा है वो जानता ही नहीं कि कहां से जाके हम स्विच ऑफ करेंगे, तो उसको फिर दूसरे तरह से प्रयास करना चाहिए, उसको उस पर्सन को कांटेक्ट से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उसका भी एक तरीका होगा, वो खुद जाके छू के पकड़ के नहीं हटाएगा, क्योंकि फिर उसे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। तो हटाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, उस पर हम लोग देखेंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। द विक्टिम्स बॉडी शुड नॉट बी टच्ड विद बेयर हैंड्स, ठीक है। जाहिर है अब वो हटाने जाएगा भी, अगर उसे नहीं पता है कि स्विच ऑफ कहां से करना है, और अफेक्टेड पर्सन को हटाने जाएगा भी तो खुले हाथों से छुएगा नहीं, क्योंकि उसे भी इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, ठीक है। इंस्टेड रबर ग्लोव्स शुड बी वॉर्न, तो जाहिर है उसे रबर ग्लोव्स पहन के ही उसे हटाना होगा। अगर रबर ग्लोव्स भी नहीं है, नहीं अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको पुल करना होगा लाइव कंडक्टर से, उसके कोट या अगर शर्ट पहना है तो शर्ट को पकड़ के, यानी उसको कपड़ों से पकड़ के उसे खींचना होगा, ठीक है, अगर रबर ग्लोव्स भी नहीं है, ठीक है। अगर वो कपड़े भीगे नहीं है तब, अगर उसके कपड़े भीगे नहीं है तो कपड़ों से पकड़ के खींचना होगा, या फिर अगर वो भी नहीं है, मान लो पॉसिबल हो पा रहा है, तो न्यूज़पेपर को 3-4 फोल्ड करके उससे उसके सहारे से खींचने या हटाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। न्यूज़पेपर फोल्डेड इनटू 3 और मोर थिकनेसेस, 3 या 4 थिकनेसेस मोड़ने के बाद से, क्योंकि पेपर इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, लेकिन उसमें भी क्या है कि वोल्टेज कितना है उस पर डिपेंड करेगा। हमने देखा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल में भी कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, तो हमें इंसुलेटिंग मटेरियल को ठीक बनाना होगा सो दैट कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वहां पे नहीं हो पाए, इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करे। तो हमें पेपर को लेके 3 या 4 थिकनेस मोड़ के उसको यूज करना होगा, या वुडन रॉड अगर है तो सबसे बढ़िया है, या अगर वो भी नहीं है तो ब्रूम हैंडल यानी झाड़ू के हैंडल से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से ऐसा कोई भी मटेरियल जो इंसुलेटर की तरह एक्ट कर सकता है, उसके हेल्प से हमें उस पर्सन को उस लाइव पार्ट से जिसके वो टच में है, जिससे शॉक लग रहा है, उससे छुड़ाने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। बहुत सारा चीज हो सकता है, वुडन रॉड अगर मिला तो ठीक है, पेपर मिला तो पेपर को मोड़ के कई तह बना के उससे, या झाड़ू के हैंडल से, जो भी वहां मिल रहा है जो आपको लगे कि वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके हेल्प से हम उस पर्सन को छुड़ा सके उस लाइव पार्ट के कांटेक्ट से, ठीक है। तो मे आल्सो बी यूज्ड टू रेज द बॉडी और डिटैच इट फ्रॉम द कंडक्टर, फ्रॉम द लाइव कंडक्टर, तो उसके हेल्प से हम बॉडी को थोड़ा रेज कर सके और डिटैच कर सके, हटा सके उस लाइव पार्ट से, जो इफेक्टेड पर्सन का बॉडी उस लाइव पार्ट से टच है उससे, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ गुड प्लान इज टू स्टैंड ऑन ड्राई बोर्ड और स्टूल on a few layer of thick newspaper bundles or even a dry sacking and remove the victims from the live conductor। और एक अच्छा प्लान क्या हो सकता है, एक अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि हम किसी लकड़ी के स्टूल पे या ड्राई बोर्ड पे, सूखे हुए बोर्ड पे खड़े हो जाएं, ठीक है, या फिर उस स्टूल पे बहुत सारे पेपर्स के लेयर रख दें, बंडल रख दें, न्यूज़पेपर के बंडल्स रख दें, उसके ऊपर खड़े हो जाएं, ठीक है, और उसके बाद उस पर्सन को वहां से उस लाइव कंडक्टर्स के जिसमें जाकर वो सट चुका है, स्टक है, उससे छुड़ाने की कोशिश करें। तो ये तरीका है जिसमें उस दूसरे पर्सन को खुद भी इफेक्ट नहीं होना है और इफेक्टेड पर्सन को बचा भी लेना है। ये सब कुछ तरीके हैं, ठीक है। और क्या है, तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स यानी स्टार्टिंग के जो बेसिक स्टेप्स हैं वो क्या लेना है। इफ द पेशेंट्स क्लॉथ्स आर स्मॉल्डरिंग द स्पार्क शुड फर्स्ट बी एक्सटिंग्विश्ड, द डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली सेंट फॉर
and the case of breathing is stop in the case the breathing is stopped immediate action as given आगे जो आर्टिकल में है वो एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो इसमें आ जाता है प्रीलिमिनरी स्टेप्स। अब हमें स्टेप्स क्या क्या लेना होगा उस पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए, और वो भी प्रीलिमिनरी स्टेप्स यानी बेसिक स्टेप्स। तो अगर वो जो पर्सन है यानी वो अफेक्टेड पर्सन है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उसके कपड़ों से स्मोल्डरिंग, अगर उसके कपड़े स्मोल्डर कर रहे हैं यानी धुआं देखिए अगर आग जल रही है वहां पे, ठीक है, धधक रहे हैं, स्मोल्डरिंग मतलब धधक रहे हैं, तो उसके कपड़े अगर जल रहे हैं जिसको शॉक लगा है, स्पार्क अगर वहां पे हो रहा है, तो सबसे पहले उसे बुझाने की कोशिश करनी होगी। वो बुझाने के बाद डॉक्टर को कॉल करना होगा, ठीक है। और अगर सांसें रुक गई हैं तो आगे अब जो बताए जाएंगे वो स्टेप्स वो लेने होंगे। मैंने आपको बताया, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत सारा तरीका है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने का, आगे हम लोग देखेंगे। स्कैफर्स मेथड, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट थे और अलग अलग मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरीका बताया आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, उनके नाम पे सब मेथड है। तो स्कैफर्स मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिल्वेस्टर मेथड हम लोग देखेंगे, निल्सन मेथड हम लोग देखेंगे, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन हम लोग देखेंगे। तो ये आगे चल के कुछ मेथड्स हैं जो उन पर्सन पे जिन्हें एक्सीडेंट हुआ है उस पे हम लोग अप्लाई करेंगे, उसके लाइफ को सेव करने के लिए, उसको रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन प्रीलिमिनरी स्टेप क्या है? सबसे पहले अगर पर्सन के कपड़ों में आग लग गई है तो उसे हम लोग बुझाएंगे, ठीक है। और अगर वो अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग स्टॉप है, तो डॉक्टर को कॉल करेंगे, और डॉक्टर के आने तक जो फर्स्ट एड और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो एक्सपर्ट पर्सन के द्वारा दिया जाएगा, जिन्हें वाकई में पहले ट्रेनिंग दी गई हो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की, वैसे पर्सन के द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। आगे चल के हम लोग वो सब मेथड देखेंगे जो अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे हैं, जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड है वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। डर लग गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से? डरना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीजें बनाते तो हम ही लोग हैं ना। अल्टीमेटली सोफिस्टिकेटेड माइंड तो हमारा है ना, चीजें हम लोग बनाते हैं तो उपाय भी हम ही लोग बनाएंगे, बचाव का तरीका भी हम ही लोग बनाएंगे। और कहीं भी इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी में काम करते समय अगर हम कॉन्शियस हैं, अगर हमें सब कुछ पता है, अगर हमारे पास वाकई में ट्रू नॉलेज है, सही का जो नॉलेज होता है वो हमारे पास है, वाकई में हम कॉन्शियस हैं, तो हम कभी भी ऐसी दुर्घटनाओं के में नहीं पड़ेंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए हमेशा कॉन्शियस रहना होगा, हमेशा चीज़ों पे ध्यान देना होगा, जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें लेके चलना होगा, प्रिकॉशंस लेके चलना होगा। खतरा हर जगह होता है, हर वक्त होता है, उससे डर के बैठा नहीं जाता है, उसका सामना किया जाता है। और हमेशा अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, आई एम द बेस्ट। हम वो चीज़ें करके चलेंगे, हम इतने सक्षम हैं, हमारे पास इतना नॉलेज है, भगवान ने हमें इतना दिमाग दिया है, हम इतने कॉन्शियस हैं कि इन सारी चीज़ों से सही समय पर सही मेजर्स लेके, सही प्रिकॉशंस लेके, सही समय पर सही स्टेप लेके हम इन सारी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। ये जज्बा हमेशा रखना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज द बेस्ट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी फील्ड ऑफ एनर्जी, और हमें इसे एंजॉय करना होगा, हमें इसे अपने नॉलेज से इसका बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल जो हो वो कर पाना होगा, ठीक है। हमें नॉलेज मिला है, हमारे पास अगर भगवान ने दिमाग दिया है, अगर सोफिस्टिकेटेड माइंड है, तो इन्हीं चीज़ों का यूटिलाइजेशन हमें करना होगा, खुद को भी बचाना होगा और अपने साथ काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स और बाकी लोगों को भी बचाना होगा, और बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें करना होगा। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हायर वोल्टेज कहाँ था? हायर करंट की बात कर रहे थे ना। अच्छा, वो वाला पॉइंट का, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। देखो वो पॉइंट क्या है ना, कि वो पॉइंट इस बारे में है कि हमने देखा कि सिवियरिटी ऑफ शॉक बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कम वोल्टेज है तो शॉक सिवियर नहीं होगा, एक्सीडेंट फैटल नहीं होगा, हमें ये नहीं समझना चाहिए। कभी कभी 50 वोल्ट्स में भी एक्सीडेंट फैटल हो जाते हैं। अगर 50 वोल्ट पे ही शरीर वेट कंडीशन में है तो बॉडी और स्किन रेजिस्टेंस बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और थोड़ा देर तक एप्रिशिएबल टाइम तक अगर वो 50 वोल्ट भी है तो वो भी मौत का कारण बन सकता है, एक्सीडेंट फैटल हो सकता है। वहीं दूसरी साइड में एक पहलू हमने ये देखा
दूसरे पहलू में ये भी होता है कि कभी कभी बहुत लार्ज वोल्टेज पे भी लोग बच जाते हैं जिंदा, ठीक है। कभी कभी 3.3 केवी पे भी, 6.6 केवी पे भी, इवन 11 केवी पे भी लोग डेथ से स्किप कर जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान में रखना है कि हमें ये नहीं समझना है कि कम वोल्टेज है तो मेजर एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, फैटल एक्सीडेंट का खतरा नहीं है, या ज्यादा वोल्टेज है तभी फैटल एक्सीडेंट का खतरा है। ये ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी अभी देख चुके हैं कि बहुत सारे फैक्टर पे सिवियरिटी ऑफ शॉक डिपेंड करता है, ना सिर्फ वोल्टेज पे। यानी 50 वोल्ट पे भी डेथ हो सकता है, और कभी-कभी 11000 वोल्ट का शॉक पे भी लोग जिंदा रह जाते हैं। ये कहने का मतलब था उस पॉइंट में। गॉट दैट?